हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज के बारे में, जो कि अक्टूबर 2022 में बहुत से अलग अलग साइंटिस्ट को फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट एज वेल एज डिफरेंट फील्ड दिया गया था। तो अगर आप अपडेटेड रहते हैं तो आपको पता होगा कि इस बार का जो नोबेल प्राइज है फॉर द कैटेगरी ऑफ फिजियोलॉजी और मेडिसिन वो दिया गया था सावंते पाबो को, जो कि स्वीडन से बिलोंग करते हैं और इन्हें जो है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी फील्ड के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। अब हम जानेंगे कि सावंते पाबो ने ऐसा क्या किया था, ऐसे कौन से फैक्ट्स को सामने रखा था बाय हिज डिस्कवरी, जिनकी वजह से जो है इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। तो इस वीडियो में हम सारे उन हाइलाइट्स को कवर करने वाले हैं। मेक श्योर जो भी फैक्ट्स मैं आपके सामने रखने वाली हूँ, जो भी डिस्कवरीज एज वेल एज स्टोरीज मैं आपके सामने रखने वाली हूँ, उसका रेफरेंस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आप लिंक पे क्लिक करके आप खुद भी रीड आउट कर सकते हैं सारी की सारी स्टोरीज को, तो वहां से आपको बहुत अच्छे से हेल्प मिलेगी। लेकिन इस वीडियो में क्रिस्प तरीके से जो है आपको मैं सारी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। सावंते पाबो ने नियंडरथाल के जीनोम को सीक्वेंस किया। नियंडरथाल एक एक्सटिंक्ट रिलेटिव माने जाते हैं प्रेजेंट डे ह्यूमंस के। इतना ही नहीं, उन्होंने एक अपनी डिस्कवरी के थ्रू जो प्रीवियसली अननोन होमिनिन्स थे उनको नाम दिया डेनिसोवा। कैसे नाम दिया ये हम आने वाले जो हमारा लेक्चर है उसमें हम देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, पाबो ने यह भी देखा कि कुछ जीन ट्रांसफर हुए थे फिलहाल में जो होमोसैपियंस है एंड होमिनिन्स उनके बीच में, और ये तब हो रहा था जब वो माइग्रेट कर रहे थे अफ्रीका से बाहर अराउंड 70,000 ईयर्स अगो। तो इस जीन ट्रांसफर का एक बहुत ही बड़ा वैल्यू देखा जाता है प्रेजेंट डे में, क्योंकि इसने जो है फिजियोलॉजिकली एक बहुत बड़ा रेलेवेंस प्रेजेंट किया है। फॉर एग्जाम्पल, इसने हमारे इम्यून सिस्टम को इस तरीके से अफेक्ट किया है कि हम जो है इन्फेक्शन के लिए फाइट कर पाते हैं। पाबो के इस रिसर्च ने एक नया डिसिप्लिन को सामने रखा जिसे हम बोलते हैं प्लियोजेनोमिक्स, और उनके इस रिसर्च ने, या फिर हम कह सकते हैं उनकी इस डिस्कवरी ने, जेनेटिक डिफरेंस को रिवील किया, जिसकी मदद से हम जो है लिविंग ह्यूमन एज वेल एज एक्सटिंक्ट होमिनिन के बीच के जो डिफरेंसेस है उसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उनकी इस डिस्कवरी ने एक नया एरिया एक्सप्लोर करने का मौका दिया, जिसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि ह्यूमन जो है इतना यूनिक क्यों है इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर। तक जो सबसे ज्यादा कमाल का सवाल बना हुआ है वो ये है कि हम कहां से आए और हम इतना यूनिक क्यों है, यानी हम मतलब होमोसैपियंस। तो इसका जवाब जो है हमें मिल सकता है अगर हम ह्यूमन इवोल्यूशन को स्टडी करें, जिसके लिए दो फील्ड बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। एक है प्लेंटोलॉजी और दूसरा है आर्कियोलॉजी। रिसर्च ने ये एविडेंस प्रोवाइड किया है कि एनाटॉमिकली जो मॉडर्न ह्यूमन है, जिसे हम आज के टाइम में होमोसैपियंस कहते हैं, ये फर्स्ट टाइम अपियर हुए थे अफ्रीका में अप्रोक्सीमेटली 3 लाख ईयर्स अगो। जबकि इनके जो क्लोजेस्ट नोन रिलेटिव है, जिसे हम नियंडरथाल कह रहे हैं, वो डेवलप हुए थे आउटसाइड ऑफ अफ्रीका, और इन्होंने पॉपुलेट किया था यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया को अराउंड 4 लाख ईयर्स पहले, और लगभग 30,000 साल पहले इनका एक्सटिंक्शन हो गया। लगभग 70,000 साल पहले ग्रुप ऑफ होमोसैपियन जो हैं वो माइग्रेट कर गए थे अफ्रीका से मिडिल ईस्ट में, और वहां से वो स्प्रेड हो गए लगभग सारे ही वर्ल्ड में। इस तरीके से इन सारे एविडेंस के थ्रू हमें यह समझ में आता है कि जो होमोसैपियन एंड नियंडरथाल है वो कुछ टाइम के लिए को एग्जिस्ट किए थे लार्ज पार्ट ऑफ यूरेशिया में फॉर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर। बट अगेन सवाल यही आ जाता है कि हम इन दोनों के, दैट इज नियंडरथाल एंड होमोसैपियंस के बीच के रिलेशनशिप को हम कितना जानते हैं, और इस चीज को जानने के लिए ऑब्वियसली हमें जीनोमिक इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। लगभग 1990s के एंड में देखा गया था कि एंटायर ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस कर लिया गया था, और इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि ये जो सीक्वेंसिंग हुई है ये बहुत हद तक मदद करेगी जेनेटिक रिलेशनशिप को समझने में बिटवीन द डिफरेंट ह्यूमन पॉपुलेशन। आज के टाइम में अगर हमें रिलेशनशिप को समझना है बिटवीन दी होमोसैपियंस एंड नियंडरथाल, तो हमें जो है जीनोमिक डीएनए की सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी, जो कि रिकवर किया गया है डिफरेंट आर्किक स्पेसिमेन के थ्रू। दौरान शुरुआत हुई उस इम्पॉसिबल टास्क की जो कि फिलहाल में पॉसिबल हो चुका है, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। स्वांति पाबो जो है अपने अर्ली करियर में बहुत ज्यादा फैसिनेटेड थे इस चीज को लेके कि वो मॉडर्न जेनेटिक टूल को यूटिलाइज करके नियंडरथाल के डीएनए को स्टडी कर सकते हैं। बट उनका ये जो फैसिनेशन था वो बहुत ही जल्द एक कह सकते हो आप एक सैड सिनेरियो में चेंज हो गया, जब उनको रियलाइज हुआ कि उनको बहुत सारे टेक्निकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा अगर वो नियंडरथाल के डीएनए को स्टडी करना चाहते हैं। तो
बट ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज उनके पास जो डीएनए सैंपल था वो केमिकली मॉडिफाइड था, डिग्रेडेड था, कंटामिनेटेड था, एज वेल एज उसके साथ अलग कंटेम्प्रेरी ह्यूमंस के भी कुछ सैंपल मिक्स थे। यानी सिंपल भाषा में कहें तो उनके पास जो डीएनए सैंपल था वो बिल्कुल भी प्योर फॉर्म में नहीं था, वो फुल ऑफ कंटामिनेशन था। तो ऑब्वियसली इस चीज ने एक चैलेंज प्रेजेंट कर दिया कि जो टेक्निक्स उस टाइम पे अवेलेबल थी उस टेक्निक को यूज करके वो उस डीएनए को सीक्वेंस नहीं कर सकते थे या डीएनए पे स्टडी नहीं कर सकते थे रादर टू से। लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने काम के दौरान जो है इस चीज पे भी काम करना शुरू किया कि वो एक नया मेथड जो है डेवलप करे जिससे कि वो नियंडरथाल के डीएनए को स्टडी कर सके। मतलब कि इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद भी उन्होंने रुकना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने सोचा कि मैं मेथड चेंज करता हूँ, माइट भी मेथड चेंज करने से मेरे पास कुछ और ऑप्शन चले आए डीएनए को स्टडी करने के लिए। और हुआ भी वही। लगभग 1990s आते आते पाबो को रिक्रूट किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ मुनिच में एज अ न्यूली अपॉइंटेड प्रोफेसर, और वहां पे उन्होंने जो वो आर्किक डीएनए था यानी वो जो पुराना डीएनए सैंपल था उस पर अपना काम कंटिन्यू रखा। और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो नियंडरथाल के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को स्टडी करेंगे। जैसे कि आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना खुद का डीएनए होता है और वो एक सेल के अंदर लगभग थाउजेंड्स ऑफ कॉपी में प्रेजेंट रहता है। तो इसी फैक्ट ने जो है उनकी मदद की। उन्होंने नियंडरथाल के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को स्टडी करना शुरू किया एंड फाइनली बहुत से कोशिशों के बाद उन्होंने मैनेज कर लिया माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है उसके एक पर्टिकुलर रीजन को सीक्वेंस करने में। यानी फिलहाल में जो है उनके काम की मदद से अब माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है उसका एक पर्टिकुलर रीजन की सीक्वेंसिंग हो चुकी थी। और ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जिस सैंपल से लिया गया था वो सैंपल था लगभग 40,000 साल पुराना, और ये सैंपल लिया गया था एक पीस ऑफ बोन से। इस तरीके से फॉर द फर्स्ट टाइम ये देखा गया कि पुराने जो रिलेटिव हैं दैट इज नियंडरथाल, उनके डीएनए को हम एज अ सीक्वेंस एक्सेस कर पा रहे थे। और ये फर्स्ट टाइम हुआ था, इससे पहले किसी ने ऐसा काम नहीं किया था कि हम अपने एक्सटिंक्ट जो रिलेटिव है उनके डीएनए को इन अ फॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस एक्सेस कर पाए। इतना ही नहीं, फिर कंपैरिजन किया गया कंटेम्प्रेरी ह्यूमंस एंड चिंपांजी का, जिससे कि ये डेमोन्स्ट्रेट हुआ कि नियंडरथाल जो है जेनेटिकली बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट है। नियंडरथाल का माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम का जो सीक्वेंसिंग हुआ था वो भी कुछ स्मॉल फ्रेगमेंट का सीक्वेंसिंग हुआ था। उसने बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन दिया, उसने बहुत सारा इंफॉर्मेशन नहीं दिया। तो पाबो को लगा कि उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अब नियंडरथाल के न्यूक्लियर जीनोम को आइसोलेट करे एज वेल एज सीक्वेंस करे, जो कि एक्चुअल में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसी दौरान उनको जो है मौका मिला मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जो कि जर्मनी में है वहां पे स्टेब्लिश होने का, और वो वहां पे स्टेब्लिश हो गए। वहां पे उन्होंने अपनी एक टीम बनाई और उस टीम के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया एक ऐसे मेथड पे जो कि काफी ज्यादा इंप्रूव हो एज वेल एज वो मदद करे नियंडरथाल के न्यूक्लियर जीनोम को आइसोलेट करने में एज वेल एज सीक्वेंस करने में। वो और उनकी टीम जो है बहुत लंबे टाइम तक लगे रहे, और इसी दौरान उन्होंने बहुत से ऐसे मेथड भी डेवलप किए जिसकी मदद से डीएनए का सीक्वेंसिंग जो है बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो सके। बहुत सालों के मेहनत ने फाइनली रंग दिखाया एंड 2010 आते आते देखा ये गया कि एस पाबो और उनकी टीम जो है सक्सेसफुल हो गई नियंडरथाल के जीनोम को कंप्लीटली सीक्वेंस करने में, और उन्होंने 2010 में इस सीक्वेंस को पब्लिश भी किया। ये जो सीक्वेंसिंग थी उसका यूज किया गया कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए, जिसने ये डेमोन्स्ट्रेट किया दैट मोस्ट रीसेंट कॉमन एंसेस्टर ऑफ नियंडरथाल एंड होमो सैपियंस दे लिव्ड अराउंड 8 लाख ईयर्स अगो। पाबो और उनके को वर्कर ने अब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया कि जो नियंडरथाल है और मॉडर्न ह्यूमन है जो कि वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में लोकेटेड है उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। कंपैरेटिव एनालिसिस ने ये शो किया कि जो डीएनए सीक्वेंस है नियंडरथाल का वो बहुत ज्यादा सिमिलर है सीक्वेंस ऑफ कंटेम्प्रेरी ह्यूमन जो कि यूरोप और एशिया में पाए जाते थे, रेदर देन दोज ह्यूमन जो कि ओरिजिनेट हुए थे अफ्रीका में। इसका मतलब ये हो गया कि नियंडरथाल और होमो सैपियंस ने इंटरब्रीड किया था जब वो एक टाइम पर को एग्जिस्ट करते थे। तो जो मॉडर्न डे ह्यूमन है जो कि यूरोप एंड एशिया के डिसेंट्स माने जाते हैं उनमें अप्रोक्सीमेटली 1 to 4% जो जीनोम है माना जाता है कि वो नियंडरथाल से ओरिजिनेट हुआ है। सेंसेशनल डिस्कवरी के बारे में जिसको नाम दिया गया डेनिसोवा। 2008 में जब पाबो और उनकी टीम काम कर रही थी तो उसी टाइम पे उन्हें जो है 40,000 साल पुराना एक सैंपल मिला जो कि एक फ्रेगमेंट था मेनली बोन से रिलेटेड, यानी फिंगर बोन से रिलेटेड एक फ्रेगमेंट मिला था जो कि 40 साल पुराना था। और ये फ्रेगमेंट उनको एक केव में मिला था जिसका नाम था डेनिसोवा,
जो कि लोकेटेड है साइबेरिया में, मेनली साइबेरिया के सर्दर्न पार्ट में। इस बोन्स में एक्सेप्शनली वेल प्रिजर्व डीएनए पाए गए, जिसको पाबो और उनकी टीम ने सक्सेसफुली सीक्वेंस किया। रिजल्ट मिला उसने काफी ज्यादा सेंसेशन क्रिएट किया, क्योंकि जो डीएनए सीक्वेंस मिला इस सीक्वेंसिंग के थ्रू वो काफी ज्यादा यूनिक था एज कंपेयर टू दोज डीएनए सीक्वेंस जो नियंडरथाल से मिले थे एज वेल एज प्रेजेंट डे ह्यूमन से मिले थे। इस तरीके से पाबो ने डिस्कवर किया एक अननोन होमिनिन को, जिसको नाम दिया गया डेनिसोवा, क्योंकि ये उस केव से ये सैंपल मिला था जिसके थ्रू इसकी डिस्कवरी हुई, इसलिए इसको नाम भी दे दिया गया डेनिसोवा। जब इसके सीक्वेंस को कंपेयर किया गया होमोसैपियंस से, यानी डेनिसोवा के सीक्वेंस को जब कंपेयर किया गया होमोसैपियंस से, तो पता चला कि इनके बीच में जीन फ्लो पहले हुआ था। इस फाइंडिंग से हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे पहला पॉपुलेशन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है वो सबसे पहले देखा गया उस पॉपुलेशन में जो कि मेलेनेशिया में पाया गया, साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया के कुछ पार्ट में पाया गया, जहां पे इंडिविजुअल ने 6% ऑफ डेनिसोवा डीएनए को कैरी कर रखा था। इस तरीके से पाबो की डिस्कवरी ने इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को एक नई अंडरस्टैंडिंग दी। जब होमोसैपियंस माइग्रेट कर रहे थे अफ्रीका से, उस टाइम पे एटलीस्ट 2 एक्सटिंक्ट होमिनिन पॉपुलेशन यूरेशिया को इनहैबिट कर चुके थे। नियंडरथाल्स की बात करें तो वो वेस्टर्न यूरेशिया में रहते थे, जबकि डेनिसोवंस का पॉपुलेशन ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता था, वहां के कॉन्टिनेंट के। जब होमोसैपियंस का एक्सपेंशन हो रहा था अफ्रीका के बाहर, उस टाइम पे वो माइग्रेट करके ईस्ट में पहुंचे। वहां पे उन्होंने नियंडरथाल्स को इनकाउंटर किया और उनके साथ ब्रीड किया। नियंडरथाल्स ही नहीं, उन्होंने वहां पे डेनिसोवंस को भी इनकाउंटर किया और उनके साथ इंटरब्रीड किया। इस तरीके से डेनिसोवा की डिस्कवरी हमारे सामने आई और हमें जो है यहाँ पर 2 होमिनियंस के बारे में पता चला। एक जिसके बारे में हमने सबसे पहले बात की थी, जिसे हम कहते हैं नियंडरथाल, और दूसरा जो डिस्कवरी आया वो था डेनिसोवा का। अभी तक हमको ये समझ में आ चुका है कि जो आज के होमोसैपियंस है उनका कुछ रिलेशन डेनिसोवा के साथ भी था एंड नियंडरथाल के साथ भी था। ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च ने एस पाबो के थ्रू एक नई साइंटिफिक डिसिप्लिन को स्टेब्लिश करवाया, जिसे हम कहते हैं पैलियोजिनोमिक्स। इस डिसिप्लिन ने बहुत से साइंटिस्ट की मदद की है ह्यूमन इवोल्यूशन और उनके माइग्रेशन को समझने में। जीनोम को सीक्वेंस करके जो एक्सटिंक्ट होमिनिन्स थे, जिसको हम कहते हैं नियंडरथाल एंड डेनिसोवंस, उनका हमने रिलेशन होमोसैपियंस के साथ देखा। साथ ही साथ ये चीज भी सामने आई कि जो आर्काइक जीन सीक्वेंस था, जिसको बाद में सीक्वेंस किया गया, उसने हमारे एक्सटिंक्ट रिलेटिव के बारे में बताया और साथ ही साथ ये बताया कि उनका रिलेशन प्रेजेंट डे ह्यूमन के साथ कैसा है। इतना ही नहीं, ये भी देखा गया कि जो एक्सटिंक्ट रिलेटिव हैं उनके थ्रू आज के ह्यूमन बींग्स को या आज के प्रेजेंट डे ह्यूमन को काफ़ी सारे एडवांटेज भी मिले हैं इन टर्म्स ऑफ फिजियोलॉजी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हाई एल्टीट्यूड पे सरवाइव करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का जीन है जो कि हम डेनिसोवंस में देख सकते हैं और आज के प्रेजेंट डे ह्यूमंस में भी देख सकते हैं। ऑल्दो नियंडरथाल के थ्रू जो आज के प्रेजेंट डे ह्यूमंस हैं उनको जो इन्फेक्शन है उससे फाइट करने के लिए उनका इम्यून सिस्टम जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, देखा ये गया है कि वो भी हमें जो एक्सटिंक्ट हमारे रिलेटिव है उनके थ्रू ही मिला है। अब सवाल आता है, आज के ह्यूमंस में ऐसा क्या है जो उनको यूनिक बनाता है? होमोसैपियंस के पास एक यूनिक कैपेसिटी थी जिससे कि वो कॉम्प्लेक्स कल्चर, एडवांस इनोवेशन एज वेल एज किसी भी ओपन वाटर को क्रॉस कर सकते थे। इसके अलावा वो अलग अलग प्लैनेट के पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते थे या स्प्रेड हो सकते थे। इसके साथ साथ नियंडरथाल्स को भी देखा गया है कि वो भी ग्रुप में रहा करते थे और उनके पास भी बिग ब्रेन्स हुआ करते थे। उन्होंने भी टूल्स का इस्तेमाल किया था, बट ये टूल्स इतने एडवांस नहीं थे जितने हम आज देखते हैं। जो जेनेटिक डिफरेंस था होमोसैपियंस और हमारे क्लोजेस्ट एक्सटिंक्ट रिलेटिव के बीच में, वो अभी तक अनआइडेंटिफाइड था टिल द टाइम जब पाबो ने अपना वर्क शुरू किया। लेकिन पाबो की डिस्कवरी ने हमारे सामने रिलेशनशिप को रखा, जो कि रिलेशनशिप हमें होमोसैपियंस और हमारे क्लोजेस्ट एक्सटिंक्ट रिलेटिव के बीच में देखने को मिलती है।
फिलहाल के टाइम में बहुत ही इंटेंस टाइप के रिसर्च फोकस कर रहे हैं इस चीज को एनालाइज करने में कि ऐसा क्या है जो कि ह्यूमन के यूनिक नेचर को समझा सके। माइट भी आने वाले टाइम में हमें इससे भी रिलेटेड बहुत सी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। इस तरीके से हमने पाबो का कंट्रीब्यूशन देखा, एज वेल एज उनकी मेहनत देखी, साथ ही साथ देखा कि उन्होंने किस तरीके से इम्पॉसिबल जो डीएनए सैंपल्स थे उससे भी पॉसिबल रिजल्ट सामने लाकर रखा। उम्मीद करती हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत इन्फॉर्मेशन गेन किया होगा। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, एंड वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। मिलना होगा बहुत ही जल्द आपसे एक आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड कीप लर्निंग।